हेपेटाइटिस बी या सी, इसके फैलने की वजूहात क्या हैं? कैसे फैलता है? क्या इसमें कहीं झंग के पानी का रोल तो नहीं है? अल्फाज में अगर बताएं तो वो जिगर की सोजिश है कि आप हजामत करवाने जाते हैं, सैलून्स पे अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं, स्टरलाइजेशन नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स की। उसके अलावा आप ये जो अताई डॉक्टर हैं, अताई डॉक्टर और हजाम का तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने जिक्र किया है, ये गली मोहल्लों में जो हजाम बैठे हैं तो डायरेक्ट हजाम है ना। बिल्कुल ऐसे, इसी तरह जो अताई डॉक्टर हैं कोई डिग्री नहीं, डायरेक्ट डॉक्टर। बिल्कुल। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक आया थी डिटेल मेरे पास में इंफॉर्मेशन कि गवर्नमेंट ने हजाम को भी फोकस किया था, तो उसकी क्या सूरत हाल है कि वो उन्हें कंट्रोल करना चाह रहे थे या सिखाना चाह रहे थे? ऐसे सैलून्स, ऐसे क्लिनिक्स, इनको सील किया जाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका इलाज 6 और 3 माह के अंदर हो। जी बिल्कुल, हेपेटाइटिस सी का। लेकिन अगर ये बहुत बढ़ जाए और जिगर सुकड़ने लग जाए, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं, तो उस सूरत में फिर पेट में पानी पड़ जाना इसकी अलामतों में से है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ में हूँ सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि आज अगर देखा जाए तो 1 करोड़ हेपेटाइटिस के मरीज़ पाकिस्तान में हैं, हेपेटाइटिस सी के। और इसी तरह हेपेटाइटिस बी की बात करें तो 50 लाख से ये भी क्रॉस कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि आज आपकी मुलाकात जो है अहमद हुसैन से करवाई जाए, और इनका ताल्लुक़ है DHQ हॉस्पिटल झंग से, और पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट के झंग में जो फ़िल्टर क्लिनिक है उससे ये इंचार्ज हैं। तो इनसे बात करेंगे और आज आपको बताएंगे कि हेपेटाइटिस फैलता कैसे है, इससे बचा कैसे जा सकता है, और जो फैलने की वजूहात हैं इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब खुशामदीद। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपने शहर झंग की कि अगर इस पे हम ये देखें कि हेपेटाइटिस सी के या बी के टोटल मरीज़ यहाँ कितने हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में? अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें तो पिछले कुछ अरसे में जो लास्ट सर्वेज़ हुए थे उसके मुताबिक झंग की टोटल जो पॉपुलेशन है, कुल आबादी का 6% हेपेटाइटिस सी के मरीज़ थे। और कुछ अरसे बाद जब रिपीटेड सर्वे हुआ तो उसमें वो 6 से बढ़ के 9% तक पहुँच गए। और यानी ये रेशो बढ़ी है। और अगर हम हेपेटाइटिस बी को देखें तो उसकी रेशो पहले की निस्बत कम होके और लास्ट सर्वे के मुताबिक 3.5% हो गई थी। उसमें एक बड़ी वजह ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होना है कि उसकी वैक्सीन अभी अवेलेबल है, और इस वजह से उसकी रेशो पहले से कंपैरेटिवली कम हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने यहाँ ये बात करनी है कि इस हेपेटाइटिस बी या सी, इसके फैलने की वजूहात क्या हैं? कैसे फैलता है? क्या इसमें कहीं झंग के पानी का रोल तो नहीं है? क्योंकि हमारा कहा जा रहा है कि झंग का जो पानी है वो पीने के काबिल नहीं रहा। पानी का कितना रोल है, और उसके अलावा दीगर जो आपके नज़दीक जो चीज़ें जो इसे फैलाने में अहम किरदार अदा करती हैं वो कौन कौन सी? जी अच्छा, हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस को आम अल्फाज में अगर बताएं तो वो जिगर की सोजिश है। ठीक है, अब उसकी आगे काफ़ी अक़साम हैं। हमारे पास मेजरली जो एक वायरस के ज़रिए फैलती हैं वो 5 अक़साम हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। अब इसमें 2 वायरस जिनको उर्फ़ आम में पीला यरकान कहा जाता है, उनमें हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E आते हैं। अब अगर हेपेटाइटिस A और E की बात करें तो इनका तो जो फैलाव है वो है गंदे पानी की वजह से। उसमें फैक्टर A और E ये गंदे पानी पीने की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से। अब उसमें अगर हेपेटाइटिस B, C और D की बात करें तो उसकी वजूहात गंदा पानी नहीं है, उसकी वजूहात और हैं। उसकी वजूहात में अगर हेपेटाइटिस B को देखें तो उसमें आम तौर पे जो सबसे बड़ी वजह है वो खून की मुंतकिली है।
अब खून की मुंतकिली की, यानी जो एक बंदा दूसरे बंदे को खून दे देता है जी। जाके कि ये किसी को ज़रूरत पड़ी है फौरी गया कि यार ये मेरा ब्लड हाजिर हाँ, है। वो उसमें एक तो ये है ना कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई, जी। आपने खून डायरेक्टली दे दिया, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली भी खून की मुंतकिली हो सकती है। वो ऐसे हो सकती है कि आप हजामत करवाने जाते हैं, सैलून्स पे अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं, स्टरलाइजेशन नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स की, उसके अलावा आप ये जो अताई डॉक्टर हैं, ये इनका एक बहुत बड़ा किरदार है। अताई डॉक्टर हजाम का तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने जिक्र किया है, ये गली मोहल्लों में जो हजाम बैठे हैं वो तो डायरेक्ट हजाम है ना, बिल्कुल ऐसे, इसी बिल्कुल तरह जो ऐसे। अताई डॉक्टर हैं कोई डिग्री बिल्कुल। नहीं, डायरेक्ट डॉक्टर। बिल्कुल, देख ले आप जंग के मोस्टली सैलून्स का विज़िट करें, वहाँ पे कोई स्टरलाइजेशन का आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा ही नहीं। और जब किसी एक इन्फेक्टेड बंदे को कोई कट लगा, उसका खून निकला, वो खून किसी दूसरे इंसान में मुंतकिल हुआ, तो वो जो है उसकी फैलाव का सबब बनता है। इसी तरह अगर आप देखें कि जो अताई डॉक्टर सिरिंजेस आपकी ऐसे इस्तेमाल करते हैं टीका लगाने के लिए, जो एक बंदे को एक पेशेंट को लगाई, उससे वही सिरिंज यूज्ड सिरिंज जो है किसी और मरीज़ पे इस्तेमाल कर दी तो उससे मुंतकिली हो सकती है। तो इसकी मेन वजह जो है हेपेटाइटिस बी की हमारे पास, उसमें एक तो ये ब्लड की ट्रांसमिशन है, खून की मुंतकिली है, उसके अलावा मियाँ बीवी के जिनसी ताल्लुकात से भी अगर एक पार्टनर आपका इन्फेक्टेड है तो दूसरे पार्टनर को भी ये मर्ज़ हो सकती है, मुंतकिल हो सकती है। जैसे आपने ये बताया कि कट लगा अगर थोड़ा सा कहीं तो वो पता ही नहीं चलना आपको हो जाना है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इसमें एक मिस और तीसरी जो बड़ी वजह है हेपेटाइटिस बी की, वो है कि अगर आपकी मदर जो है वो इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस बी से, तो जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उस वक्त वो बच्चे को मुंतकिल हो सकती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि शायद नौज़ायदा बच्चों को दूध पिलाने से भी हेपेटाइटिस बी की ट्रांसमिशन हो सकती है। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ जब नहीं भी होना है वो किसी कट की सूरत में या पैदाइश के वक्त, या पैदाइश के अमल के दौरान, जब अगर वालदा को हेपेटाइटिस है और बच्चा जिस वक्त पैदा होता है तो उस वक्त वो उसमें मुंतकिल हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप माँ अगर बच्चे को दूध पिला रही है तो उससे हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होगा, ऐसी बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ी बात आपने कहा कि अताई डॉक्टरों का बड़ा रोल है। हमेशा जब भी पकड़े गए अताई डॉक्टर मेल डॉक्टर ही पकड़े गए हैं, जबकि पता नहीं कि फीमेल्स डॉक्टर्स कितनी बनी बैठी हैं, और वो जो किरदार अदा कर रही हैं वो तो छुपा हुआ एक किरदार है। और मेरा ख्याल है उसमें जब तक लोगों को खुद ये शऊर नहीं होगा कि इन दाइयों से, ये वो अताई हैं, ये दाई हैं, इनसे कैसे बचना है, तो इस पे गवर्नमेंट का क्या फोकस है? वो कुछ कर रही है कि नहीं कर रही? गवर्नमेंट जी बिल्कुल अपने हद तक कोशिश तो करती है इन अताइयों को। अभी जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है उसके काफ़ी रिसेंटली भी जो है वो इस तरह के ऐसे क्लिनिक सील हुए, ऐसी जगहों पे काफ़ी सील हुए। लेकिन मसला ये है कि जब भी ये जाते हैं तो ये बड़े बड़े कवर्स लेके बैठे हैं, ऐसे कवर्स के ये इन्होंने दुकानें ऐसी बनाई हैं जिनको कभी ये होम्योपैथिक का नाम दे देते हैं। होम्योपैथिक के कवर में पीछे इन्होंने कमरे ऐसे बनाए होते हैं जिनमें ये एलोपैथिक भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये स्टिचेस भी लगा रहे होते हैं, वहाँ पे ये इंजेक्शंस भी लगा रहे होते हैं। तो यही ट्रांसमिशन का कॉज ने बड़ा नाम कमाया इसमें भी कि एक डॉक्टर साहब पूरा ऑपरेशन कर रहे थे, किडनी बदल देते थे। वो कोई झंग चुनपुल के करीब एक डॉक्टर थे, वो भी DHQ में कहीं कोई असिस्टेंट रहे थे कहीं, कोई मेरा ख्याल है कि बड़े मशहूर हुए। खैर वो एक बड़ा केस है इस हवाले से। लेकिन अब इसमें वजूहात तो यही सामने आ रही हैं कि हजाम का रोल है उसमें, बिल्कुल कि वो एक रोल अदा कर रहा है। अताई डॉक्टर, अताई दाइयाँ तो वैसे ही अताई होती हैं, उनका रोल है। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक आया थी डिटेल मेरे पास में इंफॉर्मेशन कि गवर्नमेंट ने हजाम को भी फोकस किया था, तो उसकी क्या सूरत हाल है कि वो उन्हें कंट्रोल करना चाह रहे थे या सिखाना चाह रहे थे? जी, ये गवर्नमेंट ने शुरू किया था पिछले कुछ सालों में कि ऐसे जो सैलून्स थे जिनमें बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस नहीं की जा रही, इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपर स्टरलाइज नहीं किया जा रहा, उनको सील करने का अमल शुरू हुआ था। लेकिन अब वो फ़िलहाल वो बंद हो चुका है। और मेरी बल्कि गवर्नमेंट से अपील है कि इस अमल को दोबारा शुरू किया जाए। ऐसे सैलून्स, ऐसे क्लिनिक्स, इनको सील किया जाए, इनके प्रॉपर विजिट्स हों, इनकी जो जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनको देखें, और अगर वो स्टैंडर्ड्स पे पूरी नहीं आ रही, सब स्टैंडर्ड है, तो उनको सील किया जाए। अच्छा, हम इस हवाले से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर दोस्त हैं अपने भाई हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आपकी वर्किंग हमेशा अच्छी रही है, लेकिन आजकल थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा है कि कम है वर्किंग, कोई ऐसा जो है ना ऑपरेशन नहीं नज़र आ रहा।
तो आपको ये ऑपरेशन करने चाहिए। क्योंकि मैं जब गया हूँ PKLI के सेंटर झंग में, तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि जनाब यहाँ कितने पेशेंट बैठे थे और वो सारे तकरीबन यही थे कि किसी को HBV था, किसी को C था, हेपेटाइटिस। तो मैं थोड़ा उस वक्त हैरान हुआ, मुझे लगा कि इसकी आगाही के लिए हमें कोई प्रोग्राम करना चाहिए ताकि आप लोगों को बचाया जा सकते, जिसके लिए मैंने तकलीफ़ दी हुई है डॉक्टर अहमद हुसैन साहब को, और इनसे जान रहे हैं कि ये कैसे फैलता है, इसकी वजूहत क्या हैं। लेकिन उसके बाद जो सवाल ये है कि पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट के ज़ेरे तमाम जो इनका सेंटर चल रहा है वो क्या कर रहा है? जी बिल्कुल, हमारा जो हेपेटाइटिस का फ़िल्टर क्लिनिक है, यहाँ पे बहुत अच्छी सर्विसेज और टोटल सर्विसेज मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को प्रोवाइड की जा रही हैं। कैसे? मतलब एक टेस्ट अगर हम बाहर से करवाते हैं, जी, हमें HB चेक करवाना है या उसके दीगर जो टेस्ट हैं वो करवाने हैं, तो उस पर कितना खर्च आता है? देखें, अगर आप सिर्फ एक PCR की बात करें या अगर जो छोटा टेस्ट होता है जिसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं, जो सबसे पहला स्टेप होता है हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C को डिटेक्ट करने का, वो एक स्क्रीनिंग की ही अगर आप बात कर लें तो किसी अच्छी वेल रिनाउंड लेबॉर्ट्री से अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो 1600 से 1700 रुपये सिर्फ आपका उस छोटे टेस्ट पे लगेगा। अच्छा, सिर्फ एक बात पे की जाती है कि सिर्फ प्रिक है, एक खून का कतरा है और वो रिजल्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है स्क्रीनिंग के बाद PCR का, जो बड़ा टेस्ट होता है, जिसके बाद कंफर्म होता है कि आया खून में वायरस की मिकदार, जरासीम की मिकदार कितनी है और उनको इलाज की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है जी, वो जो टेस्ट है वो इस वक्त उसकी स्टार्टिंग प्राइस भी आपकी 7000 से 8000 रुपये है। अच्छा जी, अगर आप अच्छी जितनी भी वेल रिनाउंड लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनसे अगर वो टेस्ट करवाते हैं तो 7000 से 8000 उसकी स्टार्टिंग प्राइस है और इससे ऊपर ही जाएगी। अब हमारे जो हेपेटाइटिस फ़िल्टर क्लिनिक्स हैं, जो कि पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट ने इनकी बुनियाद 2018 में जंग में रखी, उस वक्त से PKLI के रोल हेपेटाइटिस की ट्रांसमिशन को रोकने में बहुत अच्छा रहा है। हम पेशेंट को सबसे पहले स्क्रीन करते हैं, हमारे पास पेशेंट आता है, उसकी स्क्रीनिंग होती है जिसका रिज़ल्ट हमारे पास 20 से 25 मिनट के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है। हमें पता लग जाता है कि मरीज़ का पहला फर्स्ट टेस्ट में आप देख लेते हैं कि इसे है जी, कि नहीं। इसको हेपेटाइटिस सस्पेक्टेड है या नहीं है, ठीक हो गया, कंफर्म नहीं, ठीक है जी, शुबा है कि नहीं है। अगर शुबा हमें लगे कि जी इस पे हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग पॉजिटिव आई है, फिर अगला स्टेप होता है हम उसका PCR करते हैं। उस PCR की का जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास मैक्सिमम 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर आ जाता है, ये मैक्सिमम टाइम है। और उसको भी अब PKLI अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको मिनिमाइज़ करके वो 2 हफ्तों से कम पे और अच्छा, 1 ये हफ्ते कितने के टेस्ट होते हैं टोटल? इनकी अगर वैल्यू देखी जाए, हम मार्केट में देखें, बाहर से किसी से करवाना है तो कितने में ही हो? देखिए, अगर आप सिर्फ PCR और स्क्रीनिंग की बात करें तो 12 से 13 हज़ार रुपये तो खाली इन 2 टेस्टों के होंगे। उसके बाद अगर आप खून के टेस्ट करवाते हैं, जैसे CBC होती है, LFTs होते हैं, ये इनके अलग फिर आपसे 2-2 हज़ार पर टेस्ट जो है वो 20-22 हज़ार का वो खर्चा है कहीं ना कहीं। लेकिन आपके पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट के जो झंग में क्लिनिक इस वक्त मौजूद है, फिल्टर क्लिनिक जिन्हें आप कह रहे हैं, तो उसमें फ्री है, बिल्कुल टोटल फ्री ऑफ। ये बात थी अक्सर जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपने HB अपना ये चेक करवाना है, हेपेटाइटिस को B, C या कोई भी टेस्ट, तो आपने घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात कि मैं गया, मेरे साथ भी ऐसे ही किया इन्होंने कि जनाब आप आएँ, पहले तो आपको चेक करते हैं। मैं थोड़ा घबराया, मैं कहा यार नहीं, लेकिन हुआ क्या कि ये सारे टेस्ट ही फ्री थे। तो एक ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर अहमद हुसैन साहब, पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट के झंग में जो फ़िल्टर क्लिनिक है इनके इंचार्ज हैं।
तो इनसे जानते हैं कि आज इन्हें यहाँ आकर कैसा लगा बारा रेस्टोरेंट का एनवायरनमेंट, इसका टेस्ट और इसकी सर्विस के हवाले से डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, बारा रेस्टोरेंट जंग में जंग के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक फैमिली रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छी एम्बियंस है और ख़ास पे तो बहुत है। और देसी खाने में अगर जंग में कोई टेस्ट की अगर आप बात करें तो बारा मेरा ख़्याल में अभी तक टॉप पे है। और यहाँ पे ख़ास तौर पे अगर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, एंजॉय करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलता है। यानी अच्छे माहौल में अच्छे खाने और खूबसूरत माहौल हो और वो भी जंग जैसे इलाके में, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मज़ा दोबाला हो। जंग वालों के लिए मैं ये समझता हूँ कि यकीनन ये एक तोहफे की शक्ल में है कि बारा रेस्टोरेंट इसका मद्दे मुकाबला अभी तक कोई। इसमें कोई डॉक्टर साहब, हमारी बात हो रही थी कि हेपेटाइटिस बड़ा फैल रहा है, तो इसकी ख़ास तौर पर हम अलामात के बारे में मैं चाहूँगा कि वो बता दें कि एक बंदा है उसे पता ही नहीं है कि उसे है कि नहीं और अचानक चेक करवाता है तो उसे पता चलता है, लेकिन इसकी कुछ अलामात तो ज़ाहिर होती होंगी, वो कौन कौन सी? अच्छा, अगर आप हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की बात करें तो इसकी जो इब्तदाई अलामात होती हैं उनमें जिस्म में दर्दें, बुखार का होना, मैदे का ख़राब होना जिसमें आपको मतली की कैफियत, ठीक है, जिस्म में दर्दें, बुखार होना, जिस्म पे मुख्तलिफ़ किस्म के रैश, ख़ारिश होना, ये सब अलामात जो है हेपेटाइटिस बी और सी की। और अगर हेपेटाइटिस ए और ई की बात करें तो उसमें जो मेन सिम्पटम्स होते हैं वो आपके पास होते हैं कि इब्तदाई तौर पे उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आना और उसके अलावा पीलिया जिसे जॉन्डिस कहते हैं वो हो जाना। अब हेपेटाइटिस ए और ई क्योंकि एक्यूट इन्हें कहते हैं, थोड़े ड्यूरेशन के लिए 6 माह के अंदर अंदर रिकवर कर जाते हैं, इसलिए में जिसमें अलामात होती हैं इब्तदाई तौर पर उनमें ज़्यादा मेन जो सिम्पटम होता है वो जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो बतदरीज परवान चढ़ते हैं और एक लंबा ड्यूरेशन होता है उनका, 6 माह से ज़्यादा तक भी जा सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए जो है उनमें जो सिम्पटम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते हैं। इब्तदा में यही नॉन स्पेसिफिक से सिम्पटम्स होते हैं, जिस्म में दर्दें, बुखार का होना, मैदे का ख़राब होना, मैदे की अलामात। और लेकिन अगर ये बहुत बढ़ जाए और जिगर सिकुड़ने लग जाए जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं, तो उस सूरत में फिर पेट में पानी पड़ जाना इसकी अलामतों में से है, जो कि ज़्यादा तो डेंजरस होना शुरू हो जाता है। वो बहुत डेंजरस होना शुरू हो जाता है जब आपका जिगर ख़राब होने लग जाता है, लिवर सिरोसिस होने लग जाता है, जिगर सिकुड़ने लग जाता है, फिर पेट में पानी पड़ जाना, खून की उल्टियाँ आना और काले पखाने आना। ये अलामात ऐसी हैं कि जब हम मरीज़ को कहते हैं कि अगर ये आपको आ जाए तो फ़ौरन आप अस्पताल की एमरजेंसी में तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि ये मेडिकल एमरजेंसीज़ है। अच्छा, एक बंदे को पता चल गया, उसने टेस्ट करवाया है कि उसे हेपेटाइटिस बी है या उसे सी है, तो उसके बाद आपके जो इंस्टीट्यूट है, जो आपके फ़िल्टर क्लिनिक है, वो उसे क्या सहूलियात दे रहे हैं, उसकी जो मेडिसन है उसे किस तरह दिया जा रहा है, इस हवाले से भी कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि जितना भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ख़ास तौर पर आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं चाहता हूँ कि वो लोगों को तक पहुँचे। अच्छा, हमारे पास हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का फुल ट्रीटमेंट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मुफ्त फराहम किया जा रहा है, यानी कोई 1 रुपया नहीं लगना, 1 रुपया भी आपका नहीं चार्ज किया जाएगा। लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि हेपेटाइटिस सी के जो हमारे पास ट्रीटमेंट का कोर्स है उसका दौरानिया 3 माह हो सकता है या 6 माह हो सकता है। ये हम असेस करते हैं पेशेंट के जिगर की कंडीशन पे, उसके खून के टेस्ट, उसके जिगर के टेस्ट, उसके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, कुछ ये चीज़ें होती हैं जिनको हम देख के इस चीज़ का फ़ैसला करते हैं कि आया जिगर सिकुड़ा हुआ है, जिगर ख़राब हुआ है या नहीं हुआ। अगर उसके जिगर की कमज़ोरी हो तो हम उसको इलाज 6 माह के लिए देते हैं। अगर उसका जिगर अभी कंपैरेटिवली ठीक हो, ख़राब ना हुआ हो, तो हम उसको 3 माह का इलाज देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका इलाज 6 और 3 माह के अंदर हो। जी बिल्कुल, हेपेटाइटिस सी का। लेकिन अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी की इसमें काफ़ी मुख्तलिफ जो है स्टेजेस होती हैं, ठीक है, उसकी मुख्तलिफ इंटेंसिटीज़ होती हैं। हेपेटाइटिस बी का जो इलाज है, हर मरीज़ जिसमें PCR पॉजिटिव आए उसमें हम इलाज शुरू नहीं करते। अच्छा जी, हेपेटाइटिस बी का जो इलाज है उसमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उस पेशेंट के खून के टेस्ट देखने पड़ते हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखनी पड़ती है, उसके PCR पे जो जरासीम होते हैं, वायरस की मिकदार देखनी पड़ती है,
पेशेंट की एज देखनी पड़ती है, ये काफ़ी चीज़ें फैक्टर्स हैं जो प्ले इन करते हैं। फिर उसके बाद फिर इलाज decision डिसाइड होता है कि करना है कि नहीं इलाज करना। करना है या नहीं करना। अच्छा, नहीं क्यों नहीं करना होता? अगर फ़र्ज़ किया उसे जी, है तो वो इलाज के लिए आया ना, जी, तो जी। नहीं वाली स्टेज क्यों आती? जी, नहीं वाली स्टेज इसलिए क्योंकि हेपेटाइटिस बी का अगर इलाज एक दफ़ा शुरू हो जाए तो वो बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है। कम से कम इनिशियली हम 1 साल का ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद 1 साल से भी ज़्यादा अगर उसका PCR नेगेटिव आ जाए फिर भी मज़ीद 1-2 साल इलाज चलता है, और जिनका जिगर ख़राब हो उनका तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है। इसलिए हमने पहली स्टेज पे ही सोच समझ के डिसाइड करना होता है कि इसका मरीज़ को इलाज। इलाज शुरू करना है या नहीं करना। ठीक हो गया। इस हवाले से झंग में अगर हम ये देखें जी। तो आपके पास डेली कितने पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो जी, जी। आप कह सकें कि हेपेटाइटिस बी का शिकार हो? जी, अगर जब हम मैं गया हूँ उस वक्त आपके पास काफ़ी रश था, जी, जी, जिससे हमारे मैं पास कंफ्यूज हुआ कि यार ये क्या। जी, जी। हमारे पास डेली ओपीडी अगर आप एवरेज देखें तो 50-60 मरीज़ डेली के रिपोर्ट करते हैं, जो कि कलेक्टिवली हेपेटाइटिस बी और सी के होते हैं। उनमें हेपेटाइटिस सी की मिकदार ज़्यादा है, लेकिन अच्छा। फिर भी हेपेटाइटिस बी के भी रोज़ाना की जो बेसिस पे हमारे पास 6 से 7 मरीज़ हेपेटाइटिस बी के भी होते हैं। अच्छा, इसमें कैंपिंग हुआ करती थी, मुख्तलिफ जी। जगहों पे जाके टेस्ट किए जाते थे, स्कूलों में, कॉलेजों में या जी। कचहरी में। जी। वो भी आपके डिपार्टमेंट की जानिब से एक दौर में होते रहे हैं, जी, तो जी। क्या अब भी हो रहे हैं कि रुक गए हैं? हाँ, अभी 1-2 महीने पहले तक हमने कैंप्स अरेंज किए थे। DHQ हॉस्पिटल की ओपीडी में कैंप्स अरेंज किए थे, जेल में कैंप्स अरेंज किए थे, और उससे पेशेंट की स्क्रीनिंग में काफ़ी हद तक बेहतरी आई थी। स्क्रीनिंग रेट्स काफ़ी बेहतर हुए थे, काफ़ी मरीज़ों की नई तशख़ीस हुई थी हेपेटाइटिस की। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल अभी कैंप्स नहीं हो रहे, लेकिन इसको इंशाल्लाह जो है हमारे उसमें प्लान में है कि मज़ीद जो है अब कैंप्स वगैरह, क्योंकि स्क्रीनिंग रेट्स PKLI की तरफ से भी हमें ये हिदायत है कि इनको बेहतर किया जाए, तो उसके लिए हमारा इंशाल्लाह ये लूप में है कि हम इसको करेंगे। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं चाहूँगा कि झंग के लोगों के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए से। जी, जी। देखें, हेपेटाइटिस जो है एक बहुत ही मोहलक बीमारी है, और इससे जो है वो आप देखें, आप सिर्फ़ एक मरीज़ नहीं अफेक्टेड होता। अगर ख़ानदान का एक फ़र्द अफेक्टेड है तो उससे कई अफराद जुड़े हुए हैं, वो आगे से आगे ट्रांसमिशन होनी है। इसलिए बेहतर ये है और ज़रूरी ये है कि जो पहला सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन रहा है, सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बन रहा है, सोर्स को वहीं पे रोका जाए, ताकि एक ऐसी मर्ज़ जो एक बंदे से दूसरे बंदे में और तीसरे में चौथे में मुंतकिल होती है, उसको वहीं पे रोका जाए और उसका तदारुक किया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए हमें टाइम दिया। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हेपेटाइटिस के हवाले से ये प्रोग्राम आगाही के लिए ख़ास तौर पर आपके काम आएगा, कि इसमें हमने आपसे कोशिश की कि डॉक्टर साहब से मुफीद मशवरे भी लिए जाएँ, और हेपेटाइटिस की अलामात, वजूहात और इसके इलाज पर हमने तफसीली गुफ्तगू की है। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को बारा रेस्टोरेंट के इस फ्लोर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।